नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है आपकी बाल मनोविज्ञान का भाग 15 है। इससे पहले के सभी भाग आपके चैनल पे पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें सारे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो आपकी तारीख है वो 1 महीने के अंदर अंदर घोषित कर दी जाएगी, और जहाँ तक एग्ज़ाम है आपका यूपी टेट का वो भी 1 महीने के अंदर करा दिया जाएगा। तो तैयारी में बने रहिए बाकायदा अपना, और सारे प्रश्नों को नोट डाउन जरूर करते चलिए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किस के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। ज़्यादातर आप याद रखिए कि जो पियाजे है, पियाजे से संबंधित एक प्रश्न आपका बनना ही बनना होता है। तो इसका राइट आंसर आपसे बन गया होगा। इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अब चलिए जान लेते थोड़ा, जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली तो उन्होंने बताई संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। दूसरी होती है उनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। तीसरी है उनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक है। और चौथी उनकी आ जाती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से 16 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि उन्होंने जो बताया है, जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, उसको सेंसरी मोटरी स्टेज भी कहते हैं। अगर उसका अन्य नाम है, अगर आ जाता है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाता है सेंसरी मोटरी स्टेज। ठीक है, आप उसको चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। सेंसरी मोटरी स्टेज है इसका अन्य नाम। ठीक है, किसका? संवेदी पेशी अवस्था का। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ऑप्शन है आपके उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक क्रिया या अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो एक जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी विशेषता कौन सी होगी? तो निम्न औसती मानसिक क्रिया, ये उसकी विशेषता बच्चे की नहीं होगी। ठीक है, बाकी सारी विशेषताएं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्नों को इसके जो ऑप्शन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें आप। सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल ठीक है, पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सभी विकास के परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, थोड़ा संभल के पढ़ना है आपको। और चौथा ऑप्शन है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये जो है बाल विकास का नहीं है सिद्धांत। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन से आपके पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत ये किसने दिया था? ये आपका दिया था स्किनर ने। ठीक है, क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है उस कार्य से जो प्राणी सीखते समय करता है। क्रिया प्रसूत कार्य क्या होता है? जो प्राणी जब किसी चीज़ को सीखता है उस टाइम जो कार्य करता है वो होता है क्रिया प्रसूत। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या अहमवादी चिंतन। पहले तो अपसारी और अभिसारी के बारे में जान लेते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है? जब किसी एक समस्या को हम कई रास्तों से उसके हल निकाल लें, ये होता है आपका अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? जब किसी एक समस्या का सिर्फ एक ही रास्ते से हल निकाला जाए, वो होता है आपका अभिसारी चिंतन। अब आपका प्रश्न है कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो क्रिएटिव बच्चा जो क्रिएटिव होगा वो एक समस्या के कई सारे हल ढूंढ सकता है ना, तो यही हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगर इसका अन्य नाम पूछा जाए तो इसका अन्य नाम होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगर इसका अपसारी चिंतन का जो है ना दूसरा नाम है वो हो जाता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, ये इसका अन्य नाम है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी दूसरे तरीके से ये प्रश्न बन भी जाए आपसे। प्रश्न नंबर 6 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? अब उसको बच्चे को मोटिवेशन देना है, आपको उसके अंदर से मोटिवेशन आ जाए, तो ऐसा क्या काम करना है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या बच्चे को आप क्या कहेंगे? चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। दूसरा ऑप्शन है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने एकदम से ठीक कर लिया है। तीसरा ऑप्शन है जल्दी काम करो, मैं तुम्हें एक ट्रॉफी दूंगी या एक ट्रॉफी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? तो सबसे बढ़िया है आप इसे करने की कोशिश करो, करके सीखना सबसे बेस्ट होता है। तो करने की कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? आपको पता है थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं, उनमें से आपको छोड़ देना, जो मुख्य नियम नहीं है वही नहीं होगा सीखने का नियम। तत्परता का नियम ये भी है,
प्रभाव का नियम ये भी है और अभ्यास का नियम ये भी है। तो तनाव का जो नियम है वो सीखने का नियम नहीं है। तो इसका प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, तनाव का नियम। प्रश्न नंबर 8 है, सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? वो किया था कुत्ते पर। और अगर ये सिद्धांत कब इन्होंने दिया था? तो ये दिया था इन्होंने 1904 में। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। प्रश्न नंबर 9 है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ? तो सूज का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए किसका था। सूज का सिद्धांत जो था वो था कोहलर का। ठीक है, कोहलर का ये सिद्धांत था। ये गेस्टाल्टवादी थे कोहलर। इन्होंने अपना प्रयोग जो है चिंपैंजी बंदर पे किया, जिसका नाम क्या था? वो था सुल्तान। ठीक है, गेस्टाल्टवादी थे। प्रश्न नंबर 10 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? ये क्या है? कार्य को जारी रखने, आरंभ करने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन है आपके, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं? तो जो बच्चे होते हैं वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के? तो क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? ये संवेग होते हैं, संवेगों के प्रकार है। संवेग और भी होते हैं, जैसे घृणा है, भय, करुणा, दुख, ये सभी संवेग होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन? कोई दूसरा व्यक्ति जैसे जैसे करता है उसकी नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण करता है। बच्चों में ये बहुत खासियत होती है, जैसा आप करेंगे, इसीलिए तो बोलते हैं ना, आप कोई गलत काम मत करिए, क्योंकि बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे, वही सीख जाएंगे। तो बाह्य व्यवहार की नकल होती है, वो अनुकरण कहलाती है। प्रश्न नंबर 14 है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए ज्ञान के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना? आप अगर पहले से कोई चीज़ जानते, कोई चीज़ सीखे हैं और वो आप दूसरी कोई चीज़ नहीं सीखने जा रहे हैं और उसमें वो हेल्प कर जाती है, आपकी मदद कर जाती है, तो सकारात्मक होता है। अगर वो मदद नहीं करती है तो नकारात्मक होता है और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो मदद करेगी ना नहीं करेगी, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो वो शून्य स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब आप जैसे पहले से अगर कोई चीज़ सीखें, पूर्व ज्ञान का अनुभव जो नए प्रकार को सीखने में सहायता करता है, सहायता कर रहा है इस टाइम यहाँ पर, तो क्या होगा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। जैसे अगर आप स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना जानते हैं, जैसे आप कोई स्टूडेंट है या कोई लड़का है जो साइकिल चलाना चाहता है और जब वो स्कूटी सीख रहा है तो स्कूटी जो साइकिल चलाने का जो आप बैलेंस बनाना है वो आप पहले से सीखे हैं, स्कूटी जो सीखने में आपको सहायता करेगा। आप जब स्कूटी सीखेंगे तो आपको सहायता कर जाएगा, तो ये आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, देखिए असफलता के बारे में पूछ रहा है, को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? अगर आप किसी चीज़ को पुनः याद नहीं कर पा रहे हैं या स्मरण किसी चीज़ को नहीं रख पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी विस्मृति। क्या हो जाएगा? विस्मृति हो जाएगी आपकी। और ये जो ऊपर कथन दे रखा है, सीखी हुई बात को पुनः स्मरण रखने या की असफलता को कहते हैं, ये जो कथन है ये किसका है अगर पूछा जाता है तो ये टी.पी. नन का है। ठीक है, ये कथन जो है टी.पी. नन का है, मनोवैज्ञानिक है ये। प्रश्न नंबर 16 है, अधिगम अशक्तता वाले ऑप्शन से आपके क्या मैच कर रहा है देखिए ज़रा। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। जो बच्चे अधिगम अशक्तता वाले होते हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा आपको देखना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, बच्चे दृश्य शब्दों यानी साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास बंद होता है या बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं? अधिगम अशक्तता के संबंध में कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन है आपके, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सोचना प्रक्रमण कौशलों पर अधिक निर्भर होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका,
समस्याओं के मौलिक और अपसारी संबंधों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। सृजनात्मकता 200 के ऊपर की बुद्धि लब्ध से सर्वाधिक बेहतर ढंग से प्रभावित होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 18 है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें। व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता परीक्षण के लिए कौन सा होगा? तो मिरर ड्राइंग जो परीक्षण होता है वो अधिगम मापन हेतु होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, बुद्धि परीक्षण में देखिए, इससे पहले मैं आपको एक सूत्र बता दूं, बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100। ये इसका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। अब आप प्रश्न को पढ़िए। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है और तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 16 वर्षीय जो 16 वर्ष का है ये क्या है? ये इसकी वास्तविक आयु है। 75 अंक प्राप्त करता है, ये क्या है? ये उसकी बुद्धि लब्धि है। ठीक है। तो उसकी मानसिक आयु ज्ञात करनी है, यानी आपको ये वाला हिस्सा ज्ञात करना होता है। ठीक है। अगर आप इसके कैलकुलेशन करेंगे तो मानसिक आयु को अगर आप x मान लेते हैं, वास्तविक आयु आपकी पता है आपको 16 वर्ष है, x/16 इंटू 100 इज इक्वल टू 75। अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? नहीं पता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, कोलेस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दे दी जाए, यानी जिसको इंजेक्ट कर दिया जाए तो इससे प्राणी में कौन सी एक्टिविटी होती है? भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, या भूख और प्यास दोनों कम हो जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? इससे भूख कम हो जाती है। किससे? कोलेस्टोकाइनिन से। प्रश्न नंबर 21 है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं जो आपको पता है जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 22 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? वो रखी है मैक्स वर्दिमर में। अगर पूछा जाए अन्य गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं, तो गेस्टाल्टवादी अन्य हो जाएंगे कोफका और कोहलर। ठीक है। कोफका एंड कोहलर ये सभी अन्य गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, या विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, जो विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण का ही गुणनफल होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, विकास संशोधन योग्य होता है, और ये इन दोनों में से आपको अभी एक चूज़ करना है। इतना तो मैंने हिंट दे दिया है आपको। ठीक है, नहीं हो रहा है फिर भी मैं बता देता हूँ। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये बिल्कुल गलत है। केवल संस्कृति और शासित से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका अगला है, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या वॉटसन ने? तो ये आपका दिया था स्किनर ने। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष? तो कौन सा आता है? ये हो जाएगा 6 से 11 वर्ष, परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी। अब ये होती क्या है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी? ये वह अवस्था है जिसमें बच्चों की इंद्रियों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा? देखिए, वंचित समूह के जो बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों की मुख्य धारा में जोड़ना ही तो समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। प्रश्न नंबर 26 है,
8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। जस्ट इससे पहले मैंने अभी सूत्र बताया था आपको बुद्धि लब्धि का। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है, मैं तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना है। इसका सूत्र मैंने अभी बताया था, देख लीजिए आप और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बहुत अच्छे हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। और लाइक जरूर कर दें अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 27 है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। जेम्स लैंड सिद्धांत, हाइपोथर्मिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो ये जो है जेम्स लैंड का सिद्धांत है जो ये मानता है। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव बिल्कुल भी इसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये प्रश्न नंबर आपका 30 है, एक जगह आपका रिपीट हो गया है दोस्तों। तो ये आपके टॉप 30 प्रश्न थे। प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़ यार। धन्यवाद।